अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको फ़ुटबॉल टुडे में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट ज़ैन अली और आज जो हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं उनमें हसीब इशफाक अजमेर एफसी के गोलकीपर और उन्हीं के साथ हसान रिजवान अजमेर एफसी के कैप्टन। आइए अपनी गुफ्तगू का इनसे आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसी के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और पहला सवाल जो मेरा आप लोगों से है कि आप लोगों का फ़ुटबॉल में इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ? 2006 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मेरा दोस्तों के साथ प्लान बना था कि कहीं बाहर स्क्रीनिंग देखने जाएंगे। जी। तो उन दिनों मैं फ़ुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप में हर कोई बंदा जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस देख रहा होता है। तो वहाँ पे मैंने सेमीफ़ाइनल देखा था जिसमें एक बंदे ने पूरी टीम को डोमिनेट किया था। तो मुझे वहाँ से उसकी गेम पसंद आई थी। उस प्लेयर का नाम था ज़िनेदीन ज़िदान और वो मैच था फ्रांस वर्सेस ब्राज़ील, जिसमें उस अकेले बंदे ने पूरी ब्राज़ील की टीम को डोमिनेट किया था। सही। तो उसके बाद क्योंकि उस प्लेयर में इंटरेस्ट मेरा पैदा हुआ था, तो फिर वो क्योंकि रियल मैड्रिड में खेलता था, रियल मैड्रिड के मैचेस मैंने देखना शुरू किए। वहाँ पे और मुझे अच्छे प्लेयर्स नज़र आए। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जो है फुटबॉल में पैदा शुरू हो गया था। जी, आपका? मेरी कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं स्कूल के टाइम से शुरू किया। जब मैं 8th क्लास में था मैंने स्कूल की टीम को खेलते हुए देखना शुरू किया। उस वक्त क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन जब देखा कि एक फील्ड में 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं और सबकी इन्वॉल्वमेंट है एक गेम में, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है। मुझे फ़ील हुआ कि यार ये गेम भी खेलनी चाहिए, इस गेम में भी इंटरेस्ट पैदा। उससे करते करते इंटरेस्ट पैदा हुआ, उसको देखा और आज हम। सही। हसीब साहब, आपसे पहला सवाल है कि आपकी पहले तो ये बताएं कि फ़ेवरेट टीम और फेवरेट प्लेयर आपका कौन सा है? फेवरेट टीम मेरी रियल मैड्रिड है। सही। और फेवरेट प्लेयर मेरा है इकर कैसियस, जो कि अभी कोई सही तरह नहीं पता कि वो रिटायर हो गया हुआ है कि नहीं। सही। लेकिन वो फॉर्मर रियल मैड्रिड कैप्टन रहे हुए हैं और फॉर्मर स्पेनिश कैप्टन रहे हुए हैं और द फर्स्ट कैप्टन टू लीड स्पेन टू वर्ल्ड कप। सही। जैसे कि आपने कहा कि आपकी फेवरेट टीम मैड्रिड है, तो उसी से मुतल्लिक आपसे कुछ सवाल करते हैं। जी। जैसे कि आपको पता है कि रोनाल्डो कुछ ही अर्सा पहले रियल मैड्रिड छोड़ के चले गए हैं, तो आप क्या देखते हैं कि उसके जाने के बाद और उससे पहले क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? देखिए, रोनाल्डो के होने में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैड्रिड के पास ये होता था कि मैड्रिड के पास एक टारगेट पॉइंट जो है वो मौजूद होता था। अगर आप मैड्रिड की उस वक्त भी फॉर्मेशन देखें तो फिर मैड्रिड खेलती थी 4-3-3, जिसमें फ्रंट थ्री जो हैं वो होते थे रोनाल्डो, बेंजेमा और बेल। सही। बेंजेमा और रोनाल्डो के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि बेंजेमा और रोनाल्डो जो हैं वो आपस में अपनी जगह जो है वो स्वैप कर लेते थे, जिसकी वजह से बेंजेमा को भी, बेल को भी और जो भी मैड्रिड के मिडफील्डर्स खेल रहे होते थे उनके पास रोनाल्डो जैसे एक टारगेट मैन जो है वो बॉक्स के अंदर मौजूद होता था, जो कि अगर आप बॉल खिलाएं तो फिर किसी ना किसी तरह वो स्कोर कर देता था। सही। जिसकी वजह से उस पर काफ़ी लोग कहते थे कि सिर्फ टैप इन स्कोर करता है, लेकिन बात ये भी है कि पोजीशनिंग जो है वो इतनी अच्छी बनाना जो है वो भी बड़ी बात होती है। तो उसके जाने के बाद क्योंकि एक खाली हमारे पास स्ट्राइकर रहा बेंजेमा, कोई हमारे पास टारगेट मैन नहीं रहा था। उसके बाद फॉर्मेशन भी चेंज हो गई थी जिसमें बेल जो है वो काफ़ी इंजर्ड होते रहे थे, जिसकी वजह से इसको जो है वो फ्रंट थ्री में खेलता था। तो उसकी वजह से मैड्रिड के पास कोई प्रॉपर टारगेट मैन नहीं रहा था कि मिड को कोई सपोर्ट नहीं होती थी अटैक में और अटैक को कोई सपोर्ट नहीं होती थी मिड से। सही। अगला सवाल मेरा ये है कि ज़िडान को मैड्रिड ने रीअपॉइंट किया है, तो काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये फ़ैसला सही नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ज़िडान जब से मैड्रिड में मैनेजमेंट उसने शुरू की है तो मेरे ख्याल से बहुत ही अंडररेटेड मैनेजर रहा है। जी। हाँ, 3 चैम्पियंस लीग इन अ रो उसने जिताई हैं और मैड्रिड इज़ द फर्स्ट टीम टू डू दैट। लेकिन लोग कहते हैं कि फ्लूक लगा है, उसके पास प्लेयर्स हैं अच्छे, सिर्फ रेफ्स की एडवांटेज जो है वो रेफ्स मैड्रिड को देते थे। हाँ, बेशक थोड़ी बहुत एडवांटेजेस मैड्रिड को मिली हैं, लेकिन बाकी टीमों को भी मिली हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ज़िदान की मैनेजमेंट जो है वो आप देखें तो फिर ज़्यादा रिलाई करती है यंग प्लेयर्स को, वो ऊपर लेके आता है फर्स्ट टीम में। सही। अगर आप देखें ज़िदान के आने से पहले कैसेमीरो का किसी को नहीं पता था, इसको का नहीं पता था कि वो फ्री रोल खेल सकता है कि नहीं खेल सकता, वलवार्डे का नहीं पता था किसी को। तो इसी तरह वो नए लोग जो हैं वो लेके आए और जो पहले एग्जिस्टिंग टीम थी उसके जो मेन प्लेयर्स थे उनका प्लेइंग स्टाइल जो है वो चेंज किया उसने।
जब 4-3-3 फॉर्मेशन थी और जब हमारा मेन विंगर जो था गैरेथ बेल, वो जब इंजरी प्रोन हुआ तो फिर ज़िदान ने बहुत ही स्ट्रेटिजिक गेम प्ले की थी, जिसमें उसने फ्रंट थ्री में इसको को खिलाया था और इसको को उसने फ्री रोल दे दिया था। मतलब इसको जो है वो ग्राउंड में अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी जाए उससे अलाउड होता था, सही, वो एक जगह पे फिक्स नहीं होता था। तो जब रोनाल्डो और बेंजेमा जैसे प्लेयर्स जो हैं वो आगे खेल रहे थे तो मिड से और मिड को और स्ट्राइक को कनेक्ट करने के लिए एक इसको बीच में बंदा होता था, जिसकी गेम ज़िदान ने 100 टाइम्स बेहतर कर दी थी सिर्फ उसकी एक पोजीशन चेंज करने में। सही, चलिए बहुत शुक्रिया जी। आपसे मेरा हसन साहब अगला सवाल है कि आपकी फेवरेट टीम और फेवरेट प्लेयर पहले आप बताएंगे। मेरा फेवरेट प्लेयर थियरी ऑनरी, और अगर आप उसका प्रोफाइल उठा के देखते हैं, उसके प्राइम फॉर्म देखते हैं, तो आपको एक ही टीम वहाँ पे मोस्ट ऑब्वियस नज़र आती है, वो आर्सेनल है। सही, तो मैंने उसी को वहाँ से देखा और मेरी आर्सेनल ही फेवरेट टीम है इस मामले में। सही। तो जो आपसे पूछूंगा, अब आर्सेन वेंगर का जो आर्सेनल का दौर था वो आप क्या कहेंगे, कैसा रहा? वो बहुत कोई कमाल नहीं था या कोई एक्सेप्शनल नहीं था, लेकिन हाँ वो एक अच्छा दौर था आर्सेनल के लिए। 3 प्रीमियर लीग चैम्पियंस, 7 FA कप्स, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, चैम्पियन प्रीमियर लीग तक तो ठीक था। हाँ, इस बात का हमेशा रहेगा कि यूरोप में कोई ट्रॉफ़ी नहीं ले सका आर्सेन वेंगर, लेकिन ये था कि अगर आप देखें कि उस टाइम में 2001 से लेकर 2004 के ये जो चैम्पियनशिप हुई, उसमें एलेक्स फर्गसन सबको पता है उनका, तो वो एक बहुत ही अपनी प्राइम फॉर्म में था, उसकी टीम ज़बरदस्त टीम, रोनाल्डो, रूनी और ये सारे प्लेयर्स उनके बहुत ज़बरदस्त। तो आर्सेन वेंगर सिर्फ वो एक ऐसा मैनेजर था जिसने एलेक्स फर्गसन को एक टफ टाइम दिया था उस दौर में। और 2003 और 4 में आपने देखा कि इनविंसिबल का टाइटल हमारे पास आया, जिसमें बगैर किसी डिफीट के हमने एक टाइटल जीता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और प्रीमियर लीग में मुझे लगता है कि सिर्फ ये एक बार हुआ है, अभी तक हो नहीं सका। इस साल भी लिवरपूल ने चेस करने की कोशिश की लेकिन वो भी नहीं कर सके, तो एक बहुत ये एक अचीवमेंट है आर्सेनल की। तो उसके जाने के बाद आप क्या देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है इस टाइम आर्सेनल को? देखिए, अगर आप आर्सेन वेंगर का टाइम देखें तो आर्सेनल, तो आपको थोड़ी होप थी कि शायद किसी टाइम में आप दोबारा प्रीमियर लीग जीतते, दोबारा शायद यूरोप में कोई आपके पास चांस होता। लेकिन आप वो भी देखते हैं कि आर्सेन वेंगर ने विद टाइम टीम को भी डिस्ट्रॉय किया एक तरीके से, कि आपका डिफेंस रह गया, आपका मिडफील्ड रह गया। उसने अटैकर्स को ज़्यादा प्रमोट कहते हैं, या ज़्यादा अटैकर्स की तरफ उसने ध्यान दिया और बाकी नहीं किया, तो उसने स्लम्प में ही ला दी टीम ऑलमोस्ट। तो उन्हें एमरी जब 2018 में आए तो उसके पास भी वो टीम थी जो उसने सेट की हुई थी, डिफेंसिवली वीक, मिडफील्ड आपका वीक, कुछ भी नहीं आपके पास। तो एमरी का दौर भी उस तरह नहीं गुजरा। सही। अब जब मिकेल आर्टेटा आए तो वो हमें इसलिए होप है कि पेप गार्डियोला के अंडर उन्होंने काम किया, तो हमें होप है कि वो टीम को उस तरह लेके चलेंगे जिस तरह पेप की सोच है। और पेप का आपको पता है कि बार्सिलोना में जिस तरह वो लेके चला है बार्सिलोना को, तो थोड़े बहुत आइडियाज़ अगर आर्टेटा उस तरह इस्तेमाल करते हैं आर्सेनल की टीम में, तो मैं समझता हूँ कि शायद आर्सेनल इस साल या अगले साल, इस साल तो खैर अब प्रीमियर लीग इतनी रह नहीं गई, लेकिन अगले साल तक होपफुली आर्सेनल एक स्क्वाड उभर के नज़र आएगी आपको। बिल्कुल जी। हसीब साहब, आपसे अगला सवाल है कि पाकिस्तान को आप इस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे क्या मतलब उनके हालात हैं, किस लेवल पे मतलब उन्हें देख रहे हैं आप? देखिए, 2015 में जब फैसल हयात पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे, तो उन पर काफ़ी एलिगेशंस लगी थी कि इलेक्शंस जो हैं वो रिग्ड हुए थे। अच्छा, मतलब धांधली हुई थी उनमें। सही। तो उसकी वजह से कोर्ट की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट किया था कि टेक ओवर कर ले पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन को, जो कि फ़ीफ़ा के रूल्स के ख़िलाफ़ वर्जी करती है। तो जिसकी वजह से फ़ीफ़ा ने पाकिस्तान फ़ुटबॉल पे बैन लगा दिया था। सही। तो उसके बाद बेशक अच्छी कोशिशें की हैं पाकिस्तान ने प्रमोट करने के लिए, लेकिन आपको पता है जब फ़ीफ़ा की तरफ से बैन लग जाता है तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे वो टीम वापस रिटर्न नहीं कर पाई, और उसी की वजह से पाकिस्तान टीम का जो इंटरनेशनल रैंकिंग है वो 200 पे ड्रॉप कर गया था। सही। तो आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में इस टाइम फ़ुटबॉल को प्रमोट करने के लिए क्या किया जा रहा है? फ़ुटबॉल को प्रमोट करने के लिए देखें, अभी लेजर लीग जैसे पाकिस्तान में शुरू हुई थी। लेजर लीग में होता था कि पूरे पाकिस्तान में लीग्स होती थी, जिसमें से जो भी विनर टीम होती थी वो बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जाती थी कम्पीट करने के लिए, और उससे ही प्रमोट करने के लिए लेजर लीग ने काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाया था, जैसे कि रोनाल्डिनियो आए थे यहाँ पे, रायन गिग्स आए थे यहाँ पे। तो उन्होंने काफ़ी फ़ुटबॉल टैलेंट को यहाँ पे सपोर्ट दी थी, होप दी थी कि शायद फ़ुटबॉल जो है वो पाकिस्तान में वापस आ जाए। सही। उसके बाद भी अभी पिछले साल पोयोल आए थे, उसके साथ काका आए थे, फीगो आए थे, अनेल्का आए थे।
तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट दी थी पाकिस्तान में फ़ुटबॉल लेके आने के लिए। जी हसन साहब, आप अब हमारे नाज़रीन को बताएं कि हमारी पाकिस्तान की अब तक क्या परफॉर्मेंस रही है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर। लेकिन जैसे अभी असीम ने जिक्र किया कि हम पे काफ़ी बैन्स थे जी, करप्शन के भी मामला थे हमारे अंडर, लेकिन बात ये है कि आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। इस बात की दलील ये है कि 2014 में स्ट्रीट चाइल्ड सॉकर एक नीचे से आप जब फॉर्म करते हैं, जब टूर्नामेंट बच्चों को देखते हैं आप खेलते हुए, तो उसमें हमने 2014 में सेमीफाइनलिस्ट थे हम। 2018 में वही सेम टूर्नामेंट हम फाइनलिस्ट थे। सही। तो देख सकते हैं कि अब एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि हम नीचे से काफ़ी टैलेंट है बच्चों का और वो आगे जाके परफॉर्म भी कर रहा है। उस फाइनल में ये हुआ था कि वो भी बैड लक थी कि उज़्बेकिस्तान से हम पेनल्टीज़ पे हारे थे, वो मैच ड्रॉ गया था, पेनल्टीज़ पे हारे। तो बिल्कुल टैलेंट तो भरपूर है। उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं, 2018 में सॉकर वर्ल्ड कप भी हुआ, तो उसमें पाकिस्तान की कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। मैच कोई नहीं जीत सके। बिल्कुल, जैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैच कोई नहीं जीत सके वो, लेकिन फेयर प्ले अवार्ड लेके आए। जी बिल्कुल, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि उनको फेयर प्ले अवार्ड दिया गया। तो दूसरी टीमों ने भी दाद दी। बिल्कुल, दूसरी टीमों ने भी दाद दी। तो पाकिस्तान का एक नाम आ गया, रिकॉर्ड्स में नाम आ गया फीफा के कि ये भी एक टीम है जो आगे जा सकती है। 2019 में अगर आप सॉकर वर्ल्ड कप को देखें तो उसमें पाकिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियंस को नॉकआउट किया। नॉकआउट भी इस स्टेज पे कि जर्मनी थी, वो भी एग्रीगेट पे पाकिस्तान से जीत सकी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि चैंपियंस को भी आपने रिस्ट्रिक्ट करके रखा और उन्होंने उनको आपने ग्रुप स्टेज में ही बाहर कर दिया, या आप वजह बने के ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए। तो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि लेजर लीग्स भी आए हैं जो बात कर रहे हैं, नेमार जूनियर के भी हम देखते हैं कि जो हमारे सारे बच्चे हम जाते हैं बाहर, बेचते हैं हम प्लेयर्स, या लेजर लीग्स के थ्रू बच्चे बाहर जा रहे हैं। और एक और बात जो मैं मेंशन करूँगा कि एथलेटिको मैड्रिड की जो वो कोचेस आए थे हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो उन्होंने भी बच्चों को सिलेक्ट करना शुरू किया। मतलब कि वो रूट से लेके आ रहे हैं बच्चों को और उनको ट्रेन कर करके एक ऊपर लेके जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की प्रमोशन हो गई। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट भरपूर किस्म का है, लेकिन बस उसको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है, उसको उभारने की ज़रूरत है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे आके हमारे नाजरीन को अपनी कीमती राय से आगाह किया। जी नाजरीन, इसी के साथ साथ हमारे आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट ज़ैन अली को